वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट ईवीएस के यूनिट 5 के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण, इसके पार्ट सेकंड को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारे इस चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो हमने हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर वायु प्रदूषण और प्रदूषण यानी कि प्रदूषण क्या होता है और उसका एक टाइप वायु प्रदूषण कंप्लीट कर लिया था। इस वाले पार्ट के अंदर हम दो दूसरे टाइप्स को करेंगे, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जल प्रदूषण। तो पानी में हानिकारक पदार्थों जैसे कि सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट, आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है और इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि कहीं पानी है और पानी के अंदर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाए यानी कि बेकार चीज़ें, सूक्ष्म जीव आ गए, रसायन यानी कि केमिकल्स डल गए, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि किसी फैक्ट्री का कूड़ा भी इसमें आके मिल गया, तो फिर क्या होता है, फिर वो जो पानी होता है उनके मिलने से वो पानी प्रदूषित हो जाता है यानी ये गंदा हो जाता है और उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। यानी पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आके मिल जाए जो उसके लिए हानिकारक हो और जिससे पानी गंदा हो जाए तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। जल की गुणवत्ता पर प्रदूषकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण प्रदूषित जल घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि अथवा अन्य किसी भी सामान्य उपयोग के लायक नहीं रह जाता। यानी कि जल की जो गुणवत्ता होती है यानी कि जल कैसा है तो उसके ऊपर प्रदूषकों मैंने आपको ये प्रदूषक क्या होता है फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया। प्रदूषक वो एजेंट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। तो अगर जल की गुणवत्ता में इन प्रदूषकों के कारण कोई नकारात्मक प्रभाव आ जाए यानी कि नेगेटिव इफेक्ट आ जाए तो वो जो प्रदूषित जल होता है वो ना तो घर में इस्तेमाल करने लायक रहता, ना ही उसे किसी व्यवसाय में इस्तेमाल किया जा सकता, ना ही औद्योगिक में, ना ही कृषि यानी कि खेती में, और ना ही किसी और सामान्य उपयोग के लिए वो बचता है। यानी कि वो पानी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है अगर उसकी गुणवत्ता खराब हो जाए तो। जब पानी की बनावट या गुणवत्ता मानव के कार्यों के कारण बदले और वह किसी काम का न रहे तो उसे प्रदूषित जल कहते हैं। यानी कि जब पानी की बनावट और उसकी गुणवत्ता हम इंसानों के किसी काम की वजह से बदल जाए यानी कि पानी की गुणवत्ता बदलकर गंदी हो जाए या फिर वो किसी काम का ना रहे पानी तो उस पानी को प्रदूषित जल कहते हैं यानी कि गंदा पानी कहते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर पानी हमारा पूरी तरीके से गंदा हो जाए, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आके मिल जाए जिससे पानी की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो जाए और पानी किसी इस्तेमाल के ना बचे तो वो पानी प्रदूषित जल कहलाता है, गंदा जल। और वो जो पूरा प्रोसेस होता है यानी कि उसके अंदर कुछ आके डल गया उसको बोलते हैं जल प्रदूषण। पृथ्वी पर 71% भाग जल का है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो इस पर 71% जो ये हिस्सा है ये जल का है, जिसमें से 0.003% यानी 1% भी नहीं है, 1% से भी लेस कम पानी ही मानव के इस्तेमाल योग्य है। यानी कि 71% में से हम सिर्फ और सिर्फ 0.03 पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पीने के लायक है वो पानी हमारे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है जल प्रदूषण के स्रोत। देखो, मेरा मेन जो टॉपिक है वो है जल प्रदूषण। अब उसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं यानी कि उसके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो वो है हमारा जल प्रदूषण के स्रोत। तो जल प्रदूषण दो प्रकार के स्रोतों से होता है। पहला है बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण, दूसरा है अबिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट है बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। तो मैं इन शॉर्ट आपको पहले बता दूं कि बिंदु स्रोत क्या होता है। देखो, अगर जैसे ये कोई नदी है ना, और इस नदी में किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से गंदा पानी आता और हमें पता है कि इसके अंदर जो गंदा पानी आ रहा है वो किसी एक फैक्ट्री से आ रहा है और हमें पता है उस फैक्ट्री से वो कौन सी फैक्ट्री से आ रहा है, मतलब हमें उस फैक्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। तो वो गंदे पानी के आने का जो स्रोत हुआ यानी कि जिस जगह से वो गंदा पानी आ रहा है यानी कि प्रदूषक आ रहा है तो उसको बिंदु स्रोत कह देते हैं। तो यानी ऐसी जगह से अगर कभी गंदगी या फिर प्रदूषक आता है जिसके बारे में हमें पता होता है कि वो कहाँ से आ रहा है, वो जगह निश्चित है, तो उसको बोल देते हैं बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। आई होप आपको समझ आया होगा। जब किसी निश्चित जगह से दूषित जल निकलकर
सीधे जल स्रोत में मिलता है तो इसे बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब किसी निश्चित जगह से, जैसे कि एक फैक्ट्री थी, निश्चित जगह से दूषित जल निकल कर आता है और सीधे जल स्रोत में मिलता है, तो वह जल स्रोत नदी, तालाब, सागर कुछ भी हो सकता है, तो इसी को बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। इसमें जल स्रोत में मिलने वाले दूषित पानी की मात्रा ज्ञात होती है। यानी कि बिंदु स्रोत के माध्यम से जो प्रदूषण फैलता है, इसके अंदर हमें ये पता होता है कि उस जगह से जो गंदा पानी आ रहा है उसकी मात्रा कितनी है। यानी कि 10 लीटर आ रहा है, 20 लीटर आ रहा है, 40 लीटर आ रहा है, हमें पता होती है वो कितनी मात्रा में आ रहा है। अगर जहाँ से गंदा पानी आता है तो वो जगह या फिर चीज़, यानी जिस चीज़ के द्वारा वो गंदा पानी आ रहा है, निश्चित हो, यानी कि उसका हमें पता हो वो कहाँ पर है, यानी कि ये पता हो कि गंदा पानी किस स्रोत से आ रहा है, तो उसी स्रोत को बिंदु स्रोत कहा जाता है। यानी कि अगर हमें ये पता है कि गंदा पानी किस जगह से आ रहा है, तो उस जगह को, यानी कि उस स्रोत को बिंदु स्रोत कहा जाता है। उदाहरण है इसका, किसी उद्योग का दूषित जल पाइप के ज़रिए, देखो जैसे कि नदी बना दी है मैंने, एक यहाँ पे नदी है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एक कोई फैक्ट्री है, अब इसका एक पाइप जब भी यहाँ पे आ रहा है, तो इस उद्योग का गंदा पानी यानी कि दूषित जल एक पाइप के ज़रिए जल स्रोत यानी कि नदी या फिर तालाब में छोड़ा जाना, तो ये एक एग्जाम्पल है बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। तो ये फैक्ट्री जो हुई है हमारा बिंदु स्रोत हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है घरेलू दूषित जल का तालाब या फिर नदी में मिलना, यानी कि हमारे घर का जो गंदा पानी होता है, बर्तन या फिर कपड़े धोने के बाद का जो गंदा पानी होता है उसका तालाब वगैरह में मिल जाना, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा अबिंदु स्रोत के माध्यम से जल प्रदूषण। जब प्रदूषण के किसी स्रोत की आसानी से पहचान न हो सके तो उसे अबिंदु स्रोत कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, बिंदु स्रोत में क्या था, हमें पता था कि वो गंदा पानी कहाँ से आ रहा है, यानी कि वो गंदगी कहाँ से आ रही है, लेकिन अबिंदु स्रोत में आ जाता है हमें पता ही नहीं है कि गंदगी कहाँ से आ रही है। जब हम उसकी पहचान न कर सके कि वो प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, तो उसी को अबिंदु स्रोत कहते हैं। इसमें प्रदूषक अलग अलग माध्यमों से आते हैं, तो जो इसमें प्रदूषण फैलाने वाले जो कारण होते हैं प्रदूषक, वो अलग अलग जगह से आते हैं। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और फिर वो आकर जल स्रोत में मिल जाते हैं। तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये जो प्रदूषण फैला है जल स्रोत में किस कारण से फैला है। तो इसमें प्रदूषक अलग अलग माध्यमों से आते हैं, जिसके कारण इन्हें इकट्ठा करना और इनका एक साथ उपचार करना संभव नहीं है। यानी कि अब देखो, ये अलग अलग जगह से गंदा पानी आ रहा है इस नदी के अंदर, अब मैं इन्हें एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकती इसको कि कहाँ से आ रहा है, और ना मैं इसको एक साथ इसका उपचार कर सकती हूँ। यानी कि क्या होता है, अगर किसी नदी या फिर तालाब में पानी भेजा जाता है तो फैक्ट्री का काम होता है कि उसे थोड़ा साफ़ करके उसके अंदर छोड़े, ताकि नदी का पानी जो है वो दूषित ना हो, तो यानी कि उसका उपचार करके उसको उसमें छोड़े। लेकिन क्या हो जाता है, अबिंदु स्रोत में क्या होता है, हमें स्रोत का तो पता ही नहीं है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, तो उसे साफ़ कैसे किया जाएगा, उसका उपचार कैसे किया जाएगा, ये संभव नहीं है। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने अबिंदु स्रोत के। इसमें कृषि क्षेत्र का बहाव, धोबी घाट से निकलने वाले दूषित जल का या अलग अलग माध्यमों से दूषित जल का नदियों में आकर मिलना, यानी कि किसी कृषि क्षेत्र से जो पानी होता है उसका बहकर नदी में आकर मिलना, या फिर धोबी घाट से निकलने वाले गंदे पानी का नदियों में आकर मिलना, या फिर अलग अलग माध्यमों से गंदे पानी का नदियों में आकर मिलना। ये एग्जाम्पल्स हो गए अबिंदु स्रोत के, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता है कौन से कृषि क्षेत्र से जो वो गंदा पानी आ रहा है, या फिर कौन से धोबी घाट से आ रहा है, या फिर वो कौन से अलग माध्यम है जहाँ से वो गंदा पानी आकर मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं अबिंदु स्रोत। नेक्स्ट है हमारे जल प्रदूषण के कारण। औद्योगिक अपशिष्ट, पहला कारण है इसका औद्योगिक अपशिष्ट। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ, छोटे कारखाने अपशिष्टों को बिना साफ किए नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो देखो क्या होता है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि क्या करती हैं, उनका जो वेस्ट निकलता है वो उसको बिना साफ़ किए, यानी जो भी गंदा पानी निकल रहा है उसको बिना साफ़ किए नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है।
दूसरा कारण है जल प्रदूषण का कृषि पदार्थ, यानी कि उर्वरक और कीटनाशक पदार्थों को खेतों में डालने से फसलों द्वारा कुछ मात्रा का पर्याप्त प्रयोग कर लिया जाता है, बल्कि अधिकांश भाग वर्षा के जल के जरिए नदी तालाब में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। ये मेरी यहाँ पे फसल उगी हुई है थोड़ी सी। एक किसान है, उसने इसमें आके उर्वरक भी डाल दिए और कीटनाशक भी डाल दिए। उसने इसके ऊपर उर्वरक और कीटनाशक इसलिए डाले ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छे से उगे और उसको कोई कीड़े वीड़े भी ना लगे, उसमें कोई बीमारी ना लगे। तो क्या होता है, जब वो उस पर उर्वरक और कीटनाशक आकर छिड़क देता है, इसमें से काफ़ी हिस्सा क्या होता है, वो तो पौधे यूज़ कर लेते हैं, यानी कि फसल इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन बाकी का हिस्सा ज़मीन पर आकर मिल जाता है। और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ साथ ये सारा उर्वरक और कीटनाशक नदियों के पानी में जाकर मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। इसीलिए किसानों को जब वो कीटनाशक डालते हैं अपनी फसलों पर, कम मात्रा में डालने चाहिए, ना कि ज़्यादा। थर्ड हमारा कारण है फ्लाई ऐश। तो देश में काफ़ी सारे ताप विद्युत घर है। ताप विद्युत घर यानी कि फ्रेंड्स ऐसी जगह जहाँ पर तापमान के ज़रिए बिजली बनाई जाती हो, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे विद्युत घर हैं जिससे हर रोज़ हज़ारों टन राख उत्पन्न होती है। तो इन विद्युत घरों से हमें हर रोज़ हज़ारों टन राख जो होती है वो मिलती है, तो जो सालों तक ज़मीन पर पड़ी रहती है। और बारिश के ज़रिए, यानी कि जब बारिश आती है तो ये राख तालाबों और नदियों में पहुंच जाती है, जिससे भूमिगत जल जो होता है, यानी कि देखो ये एक जगह है और ये मेरी नदी समझ लो, ठीक है। इसके ऊपर ये पूरी राख पड़ी है। जब बारिश होगी तो ये जो राख वाला पानी होगा तो ये अंदर मिट्टी के अंदर चला जाएगा, जिससे कि हमारा भूमिगत जल यानी मिट्टी के अंदर वाला पानी भी गंदा हो जाएगा। और सतही जल कैसे, और फिर जब ये आगे चलकर बहकर नदियों में चला जाएगा तो फिर उससे हमारा सतही जल यानी कि तालाब, सागर वगैरह और हमारी नदियाँ ये सब भी गंदी हो जाएंगी। तो फ्लाई ऐश से दोनों तरीके के जल जो होते हैं वो प्रदूषित होते हैं, भूमिगत जल भी और सतही जल भी। नेक्स्ट है हमारा ईंधनों का जलना। अब ईंधन में कुछ भी आ सकता है, पेट्रोल, खनिज, कोयला या फिर कोई भी ईंधन। उसके जलने से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी गैसें होती हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर उनके बाद जब बारिश होती है तो वो सारी गैसें बारिश के ज़रिए पानी में घुलकर जल को प्रदूषित करती है। यानी क्या होता है, हवा के अंदर ये सारी गैसें इकट्ठी हो गई, अब बारिश हुई और बारिश के ज़रिए सारा नीचे आया और ये फिर बह बह के नदियों में चला गया, जिससे कि हमारा जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स एंड साबुन, यानी कि जो हम सर्फ वगैरह डिटर्जेंट यूज़ करते हो, साबुन। नहाने धोने, कपड़े साफ करने में डिटर्जेंट और साबुन का इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट है हमारा सीवेज। मल, कूड़ा करकट आदि को नदियों, तालाबों, झीलों में छोड़े जाने से जल प्रदूषण होता है। क्या होता है, ये जो हमारे सीवेज होते हैं, सीवर्स होते हैं जो हमारी डाले हुए हैं, हमारे सबके एरिया में फ्रेंड्स आजकल सीवर डले हुए हैं। तो क्या होता है, हमारे घर का जितना भी वेस्ट होता है वो सब सीवर में जाता है और सीवर के थ्रू वो सारा कूड़ा कबाड़ा नदियों में या फिर किसी भी जगह पर छोड़ दिया जाता है, तो उससे भी जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट है हमारा रोग कारक एजेंट। तो रोगों के कारक जैसे कि जीवाणु, विषाणु, परजीवी और सूक्ष्म जीव जो घरेलू नालियों से जल में पहुंचते हैं और उससे जल प्रदूषण होता है। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बीमारियों के कारण होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो घरेलू नालियों के द्वारा पानी में पहुंच जाते हैं और उससे पानी प्रदूषित हो जाता है। और फिर ये जो पानी होता है, फिर जब हम इसे पीते हैं तो ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे पाचन क्रिया में यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या पैदा करते हैं। तो एक ये भी कारण है जल के प्रदूषण का। नेक्स्ट हमारा तेल अधिप्लाव। तो हर साल 10 करोड़ टन से ज़्यादा तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हर साल 10 करोड़ टन तेल को ले जाया जाता है। तो ये तेल कैसे लाया जाता है, समुद्र के रास्ते, और समुद्र में ये शिप्स के द्वारा जो होता है इसको तेल को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। परिवहन के दौरान लगभग 6.01% तेल का रिसाव समुद्र में होता है। तो जब तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है, यानी कि परिवहन के दौरान इसमें से लगभग
6.01% तेल जो है उसका रिसाव समुद्र में होता है, यानी कि 200 लाख टन गैलन तेल। 6.01% यानी कि 200 लाख टन गैलन तेल हमारे समुद्र को प्रदूषित करते हैं। तो एक ये भी कारण है जल को प्रदूषण करने का। जल प्रदूषण के कारण हमने पढ़ लिए। अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी सब टॉपिक जल प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि जब जल प्रदूषण हो जाता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है जानवरों पर, पेड़ पौधों पर और हम इंसानों पर। तो प्रदूषित पानी के इस्तेमाल से कई बीमारियां होती हैं। पहला प्रभाव तो है कि गंदे पानी के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इससे हैजा, पोलियो, मियादी बुखार, क्षय रोग, पेचिस, जॉन्डिस आदि रोग फैलते हैं। तो इससे इंसानों में ये सारी बीमारियां फैलती हैं। प्रदूषित जल का फसलों पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि गंदा पानी जो है इसका फसलों पर भी काफ़ी नकारात्मक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि देखो अगर गंदे पानी से सिंचाई की जाएगी तो हमारी फसलें जो है उनके अंदर भी सारे कीटाणु चले जाएंगे जो गंदे पानी में होंगे, तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इसलिए बताया है क्योंकि दूषित जल जो होता है वो सिंचाई के लिए उपयुक्त यानी कि अच्छा नहीं होता है। प्रदूषित जल के कारण जलीय जंतु यानी कि पानी के अंदर जो जंतु मछली वगैरह रहती हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो क्या होता है देखो, जल अगर गंदा हो जाएगा उसके अंदर दूसरे कोई केमिकल्स आके मिल जाएंगे, यानी कि पानी गंदा हो गया, तो उससे क्या होता है उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से जो जलीय जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। प्रदूषित जल के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। गंदे पानी के कारण हमारा प्राकृतिक संतुलन जो होता है वो भी बिगड़ जाता है। निलंबित कणों के नदियों तालाबों में बैठ जाने से, अब ये निलंबित कण क्या होते हैं देखो, जैसे कि फ्रेंड्स ये आप एक गिलास पानी है, इसमें आपने रेत डाल दी, तो ये जो रेत के कण उसके तले पर बैठ गए इनको बोलते हैं निलंबित कण, यानी कि जो मिलते नहीं हैं, तैरते रहते हैं या फिर तले पर बैठ जाते हैं, उनको निलंबित कण बोलेंगे। तो ये जो निलंबित कण होते हैं ये नदियों और तालाबों में बैठ जाने से वहाँ के जो शैवाल होते हैं और जलीय पौधे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी नदी या फिर तालाब है, इसके अंदर इतनी मिट्टी आई कहीं से, तो वो सारी इसके नीचे जाके बैठ गई, तो इसके नीचे जितनी भी घास होगी यानी कि जलीय पौधे होंगे, शैवाल होंगी, वो सब इसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो जल प्रदूषण का एक ये भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रदूषित जल से साफ जल के स्रोत नष्ट हो जाते हैं, यानी गंदे पानी से साफ पानी के जो स्रोत होते हैं यानी साफ पानी की नदियाँ तालाब वो भी गंदे हो जाते हैं। देखो किसी फैक्ट्री से गंदा पानी आया और वो किसी नदी में छोड़ दिया गया तो वो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इस वक्त ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इतने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे बट वो अच्छे वाले मार्क्स जिनकी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो थोड़े कम मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए, चीज़ आसानी से समझ आए, इसलिए इजी करके आपको समझाया है। तो देखो अब जो भी कोई पॉइंट होता है मैं आपको उसे बोल के समझाती हूँ ना कि इसका मतलब क्या है, तो आप उसको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख देना समझ के। तो एक पॉइंट को आप कम से भी कम 2 से 3 लाइनों का कर देना तो आपको जो मार्क्स होंगे वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो प्रदूषित जल धातु से निर्मित नलों व टंकियों में संचरण का कारण होते हैं, यानी कि क्या होता है गंदे पानी की वजह से जो मेटल्स की जो नल यानी कि जो हैंड पंप होते हैं या फिर टंकियाँ बनी होती हैं उनमें संचरण यानी कि जंग वगैरह भी लग जाता है, तो उससे एक ये भी नुकसान होता है। प्रदूषित जल के शोधन पर सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को बहुत खर्च उठाना पड़ता है, यानी कि जब प्रदूषण जल का शोधन किया जाए उसको साफ़ किया जाए तो इसके ऊपर सरकार को या फिर गैर सरकारी संस्थाएं या फिर कोई एक व्यक्ति ही खुद साफ़ करवाना चाहे उस गंदे जल को तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा 10th प्रभाव है वो है प्रदूषित जल का प्रभाव प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ पर भी पड़ता है। अब ये प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ है क्या? कोरल रीफ फ्रेंड्स जैसे समुद्र है, समुद्र के तले पर जो घास वगैरह उगी होती है उसको बोलते हैं कोरल रीफ।
तो इसकी वजह से, गंदे पानी की वजह से कोरल रीफ जो होती है इसके ऊपर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और ये जो कोरल रीफ होती है इनके अंदर पानी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीवाणु कोरल रीफ के अंदर रहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से बताऊं, आपको आंसर्स इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं लिखने हैं, आप उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख दो। लेकिन अगर आपको एक्सटेंड करना नहीं आ रहा है तो आप एज इट इज़ ऐसा भी उतार सकते हैं, मार्क्स इतने भी कम नहीं मिलने वाले। काफ़ी अच्छा मैंने आपके लिए कंटेंट रेडी किया है। टीचर को कहीं से ये भी नहीं लगेगा कि आपने टीप के लिखा है, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी लैंग्वेज के अंदर आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यानी कि सब टॉपिक है वो है जल प्रदूषण का नियंत्रण। तो अब हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जल प्रदूषण को नियंत्रित और रोकने के लिए, यानी कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और उसको रोकने के लिए नालों, कुओं, तालाबों और नदियों में गंदगी ना फैलाएं। यानी कि अगर हम गंदगी ही नहीं फैलाएंगे तो जल प्रदूषण फैलेगा ही नहीं। सार्वजनिक जल के साथ छेड़छाड़ ना करें, यानी ऐसा होता है ना, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक के लिए काफ़ी जगह पे बहुत सारी टंकियां लगाई जाती हैं, है ना, लेकिन क्या करते हैं लोग, उन्हें गंदा कर देते हैं, उनके अंदर गंदगी फैला देते हैं, तो इससे भी जल प्रदूषण होता है। तो सार्वजनिक जल के साथ छेड़छाड़ ना करें। या फिर देखो जो हमारी नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, ये एक सार्वजनिक जल है, यानी कि इन पर किसी एक इंसान का हक तो है नहीं, पूरी पब्लिक का हक है। तो नदियों तालाबों को गंदा ना करें। थर्ड हमारा पॉइंट है मृत जीवी को गड्ढों में दबाएं, ना कि नदियों में बहाएं। आजकल तो फ्रेंड्स आप सुन भी रहे होंगे, कोरोना की वजह से इतनी सारी डेथ हो रही है हर एक राज्य में। लोग क्या कर रहे हैं, उनको गंगा में बहा रहे हैं। गंगा भी तो हमारी एक नदी है, तो गंगा के अंदर बहा रहे हैं, जिससे पोल्यूशन फैलता है, हमारी गंगा नदी का पानी गंदा हो रहा है। तो जो भी मृत जीव होते हैं उनको गड्ढों में दबाएं, ना कि नदियों में फैलाएं। नेक्स्ट है मल मूत्र कूड़ा करकट के निपटारे की उचित व्यवस्था को अपनाएं। यानी कि जो भी आपके घर से वेस्ट निकलता है, चाहे वो आपका वेस्ट हो या फिर कूड़ा करकट हो, उसका निपटारा अच्छे से करें, ना कि उसको इधर उधर फेंक दें पानी वगैरह में। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों को साफ करके अन्य जल स्रोतों में छोड़े। क्या होता है, ऐसे बहुत सारे उद्योग कंपनियां वगैरह होती हैं, वो अपने गंदे पानी को बिना साफ किए नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे नदी का पानी भी गंदा हो जाता है। लेकिन उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनसे जो गंदा पानी निकला है वो पहले उसको थोड़ा सा साफ करो और फिर वो उसको नदियों में छोड़े। नेक्स्ट जो हमारा 6th पॉइंट है वो है सीवर की व्यवस्था। देखो सीवर क्या होते हैं, सीवर के द्वारा हमारे घर का जितना भी वेस्ट होता है वो सारा नालों वगैरह में छोड़ दिया जाता है। तो सीवर की जो व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए, सरकार को ये व्यवस्था देनी चाहिए। कृषि में कम से कम रसायनों का उपयोग करें, यानी कि जब आप फसल उगाते हैं किसान लोग, तो उनको अपनी फसलों के ऊपर बहुत कम से कम रसायन यानी कि कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ना तो उनकी फसल गंदी हो ना तो उनकी फसल ख़राब हो। देखो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे तो फसल जो होती है वो भी उन कीटनाशकों को एब्जॉर्ब कर लेती है और फसल भी गलत, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की नहीं हो पाती है। तो इसलिए उनको कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है नदी तालाब के आसपास नहाना, कपड़े धोना आदि पर नियंत्रण रखें। यानी कि नदी तालाब के आसपास नहाना नहीं चाहिए, नदियों में जाकर कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए, तो ये सब नहीं करना चाहिए, इस पर कंट्रोल रखना चाहिए। इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण नियंत्रित होता है, उसको रोकने में मदद मिलती है। 9th हमारा रेडियोधर्मी पदार्थों को गहराई में गाड़ना। अब ये रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये ऐसे सब पदार्थ होते हैं जिनसे ना ऐसी रेज निकलती है जो हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। आपने सुना भी होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें भी एक रेडियो एक्टिव कुछ ऐसे मटीरियल्स थे जिनकी जो गैस है वो आज तक आपको देखने को मिलती है। वहाँ पे भोपाल में जितने भी बच्चे वगैरह आज भी पैदा होते हैं वो काफ़ी विकलांग पैदा होते हैं, किसी में कोई दिक्कत होती है किसी में कोई। तो इसलिए जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उनका कोई वेस्ट होता है, यानी कि छोटी मोटी अगर उनकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी रह जाती है, तो उनको पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में दबाना चाहिए, ताकि जब भूमिगत जल ऊपर आता है तो वो उसके साथ ऊपर ना आ जाए, और अगर हम लोगों ने उनको पी लिया तो हम लोग काफ़ी सीरियस तरीके से बीमार हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए इन सब्सटेंसेस को बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में दबाना चाहिए। तो फ्रेंड्स वो तो था हमारा सब कुछ जल प्रदूषण के बारे में। अब हमारे नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण, यानी कि मिट्टी का प्रदूषण।
तो मिट्टी में हानिकारक विषैले पदार्थों के एकत्रित होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि अगर हमारी मिट्टी के अंदर कोई जहरीले और हानिकारक सब्सटेंसेस आकर मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो उसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। कपड़ा, ग्लास, धातु और सीवेज, जैव पदार्थ, अपशिष्ट, औद्योगिक मलबा आदि मृदा प्रदूषण में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं। यानी कि वो कोई भी वेस्ट हो, वो कपड़ा हो, ग्लास हो, मेटल हो, या फिर हमारे घर का कोई वेस्ट हो, या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाला कोई वेस्ट हो, अगर वो हमारे मिट्टी के ऊपर है, उसके अंदर कहीं दबा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये मृदा प्रदूषण में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं, यानी कि मदद करते हैं, उससे मृदा प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग है मृदा प्रदूषण के कारण, यानी कि किन कारणों से मृदा प्रदूषण होता है। पहला है अपरदन। देखो मैं अपरदन ये टर्म जो आई है पहले इसी को समझा दूँ। ये एक जगह की मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे कहीं बारिश आई या फिर बहुत तेज़ हवा चल के आई, तो क्या होता है, ये एक जगह की मिट्टी यहाँ से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। इसी को बोलते हैं मृदा अपरदन, और इसी को बोलते हैं मिट्टी का कटाव। मिट्टी का एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली जाना, इसको मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का कटाव कहते हैं। तो मृदा अपरदन से कृषि क्षेत्र में कमी आती है। देखो क्या हुआ, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है, यानी कि कृषि क्षेत्र में कमी आ जाती है, और मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और अगर मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ गई तो यानी कि मृदा प्रदूषण हो गया। तो इसी को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लवणयुक्त जल। तो मृदा में लवणयुक्त जल के प्रयोग से, लवणयुक्त यानी कि उसके अंदर बहुत सारे, यानी कि जल के अंदर बहुत सारे लवण हैं। लवण कुछ आयंस वगैरह होते हैं, शायद आयंस ही होते होंगे। तो अगर मृदा के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लवण भरे हुए हो तो इसके इस्तेमाल से, ऐसे पानी के इस्तेमाल से भी मिट्टी में प्रदूषण होता है। लवणों के संग्रह को, यानी अगर बहुत सारे लवण एक जगह इकट्ठे हो जाए मिट्टी में, पानी में, तो उसको लवणीकरण कहते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि यानी कि और उनकी उपज, तो पौधों की वृद्धि में और उनकी उपज में कमी होती है, और इसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रदूषित जल, यानी कि प्रदूषित जल, गंदे पानी के इस्तेमाल से भी मृदा प्रदूषण होता है। तो प्रदूषित जल के उपयोग से भी मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है हमारा खाद्य और कीटनाशकों का प्रयोग। तो उर्वरक के ज़्यादा उपयोग से मृदा के रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर आता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अगर हम फसलों के ऊपर ज़्यादा उर्वरक या फिर कीटनाशक डालते हैं तो उससे हमारी मिट्टी में भी प्रदूषण होता है और हमारे जल में भी प्रदूषण होता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे वापस से बताया, उर्वरक के ज़्यादा उपयोग से मृदा के रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर आता है, और कीटनाशक न केवल रोगों को ख़त्म करते हैं बल्कि मनुष्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए कीटनाशकों के प्रयोग से भी मिट्टी जो होती है वो प्रदूषित होती है। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखो मिट्टी है, यहाँ पे फसल उगी हुई है, ठीक है, तो इसके ऊपर किसी किसान ने बहुत सारे कीटनाशक डाल दिए। तो अब क्या होता है, बारिश आई तो उसमें से क्या हुआ, आधे जो कीटनाशक थे, मतलब कि आधा जो सब्सटेंस था, केमिकल था, वो तो पौधों ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, लेकिन बाकी के क्या होता है, वो मिट्टी पे आकर रुक जाता है। तो बारिश के आने पर वो जो वो होती है, पूरा केमिकल होता है, वो मिट्टी के अंदर भी चला जाता है और वो बारिश के सहारे बह के नदियों में भी चला जाता है। तो इन कीटनाशक से मिट्टी का प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को बोलते हैं एसिड रेन। अम्ल वर्षा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मृदा की गुणवत्ता के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए ये भी मृदा प्रदूषण का एक कारण है। देखो एसिड रेन जो होती है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी गैसेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है मिट्टी के लिए भी और हवा के लिए भी और हमारे पानी के लिए भी। तो इसीलिए अम्ल वर्षा जो होती है उससे मृदा प्रदूषण होता है। तो ये भी अम्ल वर्षा कैसे होती है, देखो हवा के अंदर बहुत सारे ऐसी गैसें आई, उसके अंदर मिल गई, ठीक है, वो ऊपर जाके उन्होंने एक परत बना ली। अब जैसे ही बारिश होएगी धीरे धीरे तो ये परत टूट के बारिश के पानी के थ्रू नीचे आ जाएगी और मिट्टी पे आकर गिर जाएगी। तो ये जो पूरी बारिश है इसको तो बोल देंगे अम्ल वर्षा, और ये नीचे आके गिर गई तो इसलिए हमारी अम्ल वर्षा की वजह से मृदा प्रदूषण हो गया। नेक्स्ट है हमारा कचरा। तो लोगों के द्वारा कचरे को ठीक से ना
फेंकने पर या फिर उसका अच्छे से निपटारा ना करने के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। देखो क्या आता है, हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं फ्रेंड्स, आप अपने आप पे एग्जाम्पल ले लो, ऐसा मैक्सिमम लोग करते होंगे, मैंने ये नहीं कहा सभी करते होंगे, आपने ही करते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि क्या करते हैं लोग, चलते फिरते कुछ भी चीज़ खरीद लेते हैं और जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसको डस्टबिन में ना डालने के बजाय उस रैपर को सड़क पे ही डाल देते हैं। तो क्या हुआ, हमारा मृदा प्रदूषण हुआ। अब देखो उसने क्या डाला, उसने कोई रैपर डाल दिया प्लास्टिक का, या फिर उसने कोई पिन्नी डाल दी, थैली डाल दी उसने, अब वो मिट्टी में गलेगी तो है नहीं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि वो ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो मिट्टी के अंदर गल जाए, तो उससे मृदा प्रदूषण होता है। तो यही नेक्स्ट जो उसमें सेकंड पॉइंट है वो मैंने बताया है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक थैलियों का अत्यधिक इस्तेमाल भी मृदा प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि प्लास्टिक मृदा में गलती नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट समझ आए। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि उद्योगों का वेस्ट। तो औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट का ठीक से निपटारा ना करने से भी प्रदूषण फैलता है। अच्छा आप सोचो, कोई ऐसी प्लास्टिक की फैक्ट्री है कोई, या फिर आप ले लो कोई कपड़ों की फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें जो भी वेस्ट बना उन्होंने वो इधर उधर कहीं भी जाकर फेंक दिया, तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी में प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट की डंपिंग एवं तेल। देखो ठोस अपशिष्ट यानी कि बहुत सारे ऐसा वेस्ट होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस होता है, तो उसकी डंपिंग यानी कि मिट्टी में दबा देने को डंपिंग कहते हैं, और एवं तेल, तो ये भी दो कारण हैं जिससे मृदा प्रदूषण फैलता है। तो इससे निकलने वाले जहरीले पदार्थ मृदा की गुणवत्ता को कम करते हैं। देखो ऐसे आप सोच लो, कोई चीज़ है, ये मेरी मिट्टी है और बहुत सारा वेस्ट आया, ठोस वेस्ट है वो, मैंने उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया, तो उससे ऐसे बहुत सारे जहरीले पदार्थ निकल रहे हैं जो मेरी मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। और तेल रिसाव, या फिर आप तेल को ले लो, मिट्टी के ऊपर कोई तेल का रिसाव हो रहा है ना, तो उससे भी मृदा की एक ऊपर परत जम जाती है जो कि मिट्टी की उर्वरता को समाप्त कर देती है, और ये भी दो कारण हैं जिससे मृदा प्रदूषण फैलता है। जो हमारा सब टॉपिक है वो है मृदा प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि अब इसके क्या क्या असर पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला है मृदा प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य और जैव समुदाय दोनों पर पड़ता है। मृदा प्रदूषण के कारण भूमिगत जल भी दूषित हो जाता है। तो देखो मिट्टी के प्रदूषण के कारण भूमिगत जल यानी कि उसके नीचे जो पानी होता है वो भी गंदा हो जाता है, तो जो बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, और उससे बच्चों में टेटनस, दस्त, बहुत सारी सी बीमारियां होती है जो पैदा हो जाती है। मृदा प्रदूषण के कारण मृदा की उर्वरता यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिविटी, मिट्टी की रिप्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि मिट्टी की एक उर्वरता होती है जिसकी वजह से फसलें उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करती है, उगती हैं। लेकिन अगर उसकी उर्वरता ही कम हो जाएगी तो फसल अच्छी तरीके से नहीं उग पाएगी, तो जिससे फसलों की उत्पादकता भी कम हो जाती है, तो एक ये भी असर पड़ता है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण से वनस्पति में ह्रास, यानी कि वनस्पति में कमी आती है और वनों में कमी आती है, तो ये भी एक कारण हुआ, यानी कि मृदा प्रदूषण का प्रभाव पड़ा। देखो फ्रेंड्स मैं आपको वापस से बता दूं, ये मैं छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप इसके आगे एक लाइन लो और लिख दो, तो ये आप आपको कोई भी पॉइंट एक या एक लाइन का नहीं लिखना है, आपको 2 या 3 लाइन का एक पॉइंट बनाना है। तो जो भी मैं पॉइंट्स आपको समझा रही हूँ आप इसको अच्छे से समझो और एग्जाम में 2 या 3 लाइन का लिख दो, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते आप एज इट इज़ इसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इससे वैश्विक तापन में भी वृद्धि होती है। तो क्या होता है, मिट्टी का जो प्रदूषण होता है इससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, वार्मिंग का मतलब होता है तापन, तो वैश्विक तापन में भी इंक्रीमेंट होती है, किससे, मृदा प्रदूषण से। नेक्स्ट है इसका प्रभाव जल स्रोतों पर भी देखने को मिलता है। देखो मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि मृदा प्रदूषण के कारण भूमिगत जल गंदा होता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ मृदा प्रदूषण के कारण जो जल स्रोत होते हैं यानी कि नदियाँ वगैरह ये सब भी गंदी, मतलब इन सब का पानी भी गंदा हो जाता है, तो इसके कारण बाढ़ यानी कि मृदा प्रदूषण के कारण बाढ़, सूखा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया मृदा प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करें, यानी कि मृदा प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। फर्स्ट है हमारा
कूड़ा कचरे का निपटारा सही ढंग से करें। देखो, अगर हम कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उसको सही तरीके से फेंकेंगे, अच्छे से उसका निपटारा करेंगे, तो मृदा प्रदूषण नहीं होगा। फसलों पर कीटनाशकों का सीमित प्रयोग करना। देखो, फसलों पर अगर हम कीटनाशक जो होते हैं, उर्वरक जो होते हैं, उनको सीमित मात्रा में उनका इस्तेमाल करेंगे, है ना, और संभल कर इस्तेमाल करेंगे, तो भी हमारा मृदा जो प्रदूषण है वो नहीं होगा। तो देखो, आप इस पॉइंट में लिख सकते हो कि फसलों पर कीटनाशकों का सीमित प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण कम होता है, क्योंकि फिर पौधे अधिक से अधिक मात्रा में उसको एब्जॉर्ब यानी कि खुद ही सोख लेते हैं और वो भूमि तक बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, और जब वर्षा होती है तो फिर उससे वो भूमिगत जल में नहीं पहुंच पाता और ना ही किसी जल स्रोत में पहुंच पाता है। तो इससे मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों में रोकथाम होती है। तो देखो, जैसे मैंने अभी आपको एक ही पॉइंट समझाया है, आप इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अजैविक कचरे का सही तरीके से निपटारा करना। अजैविक कचरा कौन सा? वो जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, मेटल हो गया, कोई भी लकड़ी हो गई, तो ये सब, मतलब लकड़ी तो अजैविक में नहीं आती, मतलब मेटल वगैरह ये सब अजैविक में आ जाते हैं, जो गले ना मिट्टी के अंदर, वो सारा कूड़ा कबाड़ा। तो अजैविक कचरे को सही ढंग से निपटारा करना चाहिए। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थों की ज़मीन में गहराई में ढंग से गाड़ना चाहिए उनको। देखो, मैंने आपको रेडियोधर्मी बताए थे, उनसे भी क्या क्या होता है। तो इनको अगर हम ज़मीन में अच्छे से गाड़ेंगे तो इनके जो रसायन होती है, इनकी जो मतलब इनकी जो रेडिएशन होती है वो ऊपर तक नहीं आ पाएगी, और उससे मिट्टी की जो प्रदूषण होगा वो बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वृक्षारोपण करना, ताकि मृदा का अपरदन ना हो सके। तो देखो, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उससे पेड़ों की जो जड़ें होंगी वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ बना लेंगी मिट्टी में। तो अगर कभी बारिश भी आएगी, बाढ़ आएगी, हवा भी चलेगी तेज़, तो मिट्टी की पकड़ इतनी तेज़ होगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी, तो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। तो इससे भी मृदा प्रदूषण जो है वो उस पर रोकथाम लगेगी। नेक्स्ट है औद्योगिक कचरे का ठीक से निपटारा करना। देखो, जो उद्योगों से जो वेस्ट आता है, कचरा आता है, अगर उसको पहले ही साफ करके नदियों में छोड़ा जाए तो ना तो जल प्रदूषण होगा, या फिर उसको अच्छे से उसका निपटारा किया जाए तो भी क्या होगा, मृदा प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट है वेस्ट प्रबंधन तकनीक को अपनाकर। देखो, वेस्ट प्रबंधन तकनीक होती है यानी कि जो भी कूड़ा कबाड़ा, जो भी वेस्ट होता है, उसको अच्छे से प्रबंध करना, यानी कि जो अजैविक कूड़ा है उसको ऐसी जगह फेंकना जो अजैविक के लिए डस्टबिन वगैरह बने होते हैं, जैविक कूड़े को ढंग से फेंकना, या फिर कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिन्हें आप मिट्टी में दबा दोगे, यानी कि जैविक चीज़ें जिन्हें मिट्टी में दबा दोगे वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है और वो मिट्टी के लिए हार्मफुल भी नहीं होती है, जैसे कि पेड़ पौधों का थोड़ा बहुत जो कचरा निकलता है वो। तो आप वेस्ट प्रबंधन तकनीक को अपनाकर भी मृदा प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सबको कम कर सकते हैं। तो ये तो हुए फ्रेंड्स आपका आज मैंने जो आज की वीडियो में बताया वो मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको वायु प्रदूषण बताया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।